हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में सुबह का समय होता है। खेतों के बीच ईंटों की चार दीवारी वाला एक अधूरा सा घर बना होता है। घर के बाहर मिट्टी का एक चूल्हा जल रहा होता है। तेज हवा चल रही होती है जिसकी वजह से चूल्हे की आग बार बार बुझ रही होती है। कमला देवी चूल्हे के सामने बैठकर खाना बनाने की कोशिश कर रही होती है। एक तो गरीबी, ऊपर से ये चूल्हा भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। पता नहीं भगवान हमसे क्या चाहते हैं। तभी हवा का एक और तेज झोंका आता है और चूल्हा फिर से बुझ जाता है। कमला देवी थककर बैठ जाती हैं। मम्मी जल्दी खाना दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। आज कंपनी में बड़े अधिकारी आने वाले हैं। हाँ बेटा, बस दे रही हूँ। ये चूल्हा शांत हो तभी तो कुछ बने। बड़ी मुश्किल से कमला देवी सूखी रोटियां और थोड़ी सी आलू की सब्जी बना पाती हैं। पूरा परिवार जमीन पर बैठकर खाना खा रहा होता है। घर में जितना राशन था सब खत्म हो गया है। अरे कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। खाना खत्म करके राघव अपना पुराना बैग उठाता है और कंपनी के लिए निकल जाता है। शहर की एक बड़ी कंपनी के अंदर सभी कर्मचारी अपने अपने काम में लगे हुए होते हैं। राघव सबको चाय पहुंचा रहा होता है और फाइलें एक विभाग से दूसरे विभाग में ले जा रहा होता है। अरे यार राघव, तू इतनी मेहनत करता है फिर भी सिर्फ एक कर्मचारी है। अरे हमसे ज्यादा मेहनत तो तू करता है भाई। अरे सर, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम तो बस काम होता है। थोड़ी दूर खड़ी एक खूबसूरत लड़की उसकी बात सुन रही होती है। वो नेहा होती है। वो पहली बार राघव को ध्यान से देखती है। कितनी अच्छी सोच है इस लड़के की। पैसे कम या ज्यादा होने से कुछ नहीं होता, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। नेहा कंपनी में ट्रेडिंग कर रही होती है। किसी को ये नहीं पता होता कि वो कंपनी के सीईओ की बेटी है। कुछ दिनों बाद मौसम अचानक खराब हो जाता है। तेज बारिश शुरू हो जाती है। कंपनी की सीढ़ियां भीग चुकी होती हैं। नेहा हाथ में फाइलें लेकर नीचे उतर रही होती है। आज तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। तभी राघव दौड़ता हुआ आता है और उसे गिरने से बचा लेता है। नेहा का पर्स नीचे गिर जाता है। सभी कर्मचारी उनकी तरफ देखने लगते हैं। मैडम, आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बचा लिया, वरना मुझे बहुत चोट लग जाती। कोई बात नहीं मैडम। पहली बार नेहा के चेहरे पर राघव के लिए अलग सी मुस्कान दिखाई देती है। समय बीतने लगता है। नेहा और राघव की बातचीत बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ राघव अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पाता। वो बहुत अमीर परिवार से है, मेरी औकात उसके सामने कुछ भी नहीं है। उसी समय गांव में राघव के घर की हालत और खराब होती जा रही थी। रात को घर के अंदर राशन के डिब्बे लगभग खाली पड़े होते हैं। घर में आटा भी नहीं बचा है। एक दिन ये गरीबी हमारी जान ही ले लेगी। कभी कभी तो लगता है बच्चों को भरपेट खाना भी नसीब नहीं होगा। राघव ये सब सुन रहा होता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। भगवान, बस इतना कर दो कि मेरे परिवार को भूखा न सोना पड़े। दूसरी तरफ कंपनी में मुकुल नाम का एक लड़का नेहा को पसंद करता होता है। वो देखता है कि नेहा अक्सर राघव से बातें करती है। इस राघव की हिम्मत कैसे हुई नेहा के करीब आने की। मुकुल की जलन दिन ब दिन बढ़ने लगती है। इसे मैं कंपनी से निकलवा कर ही रहूंगा। अगले दिन सुबह कंपनी में सभी लोग काम कर रहे होते हैं। मौका देखकर मुकुल नेहा का पर्स छुपा देता है और कुछ देर बाद, अरे मेरा पर्स कहाँ गया? अभी तो यही रखा था। सभी कर्मचारी इकट्ठा हो जाते हैं। तुम्हारा पर्स राघव ने चुराया होगा, यही तुम्हारा असिस्टेंट बना फिरता है ना। क्या? तुम्हें भी बहुत मजा आता है ना ऐसे दो कौड़ी के लोगों को अपने साथ रखने में। सभी लोगों की नजरें राघव पर टिक जाती हैं। राघव शर्मिंदगी से सिर झुका लेता है। सर, मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन चोरी कभी नहीं कर सकता। भले ही मैं गरीब परिवार से हूँ लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। बस करो मुकुल, राघव सही कह रहा है। मुझे पता है कि ये क्या कर सकता है और क्या नहीं। राघव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। कंपनी के बाहर राघव अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। तुम जाना मत, ऑफिस के बाद मैं तुमसे मिलूंगी। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मैसेज पढ़कर राघव हैरान रह जाता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। ऑफिस की छुट्टी हो जाती है। राघव गेट के पास खड़ा होकर नेहा का इंतजार कर रहा होता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही होती है। मैडम, मैंने आपका पर्स बिल्कुल भी चोरी नहीं किया है। अगर मैंने ऐसा किया हो तो आप मुझे अभी इस कंपनी से निकाल दो। नेहा आगे बढ़कर राघव के दोनों हाथ पकड़ लेती है। मुझे पता है राघव, तुमने ये सब नहीं किया है और ना ही तुम ऐसा कभी कर सकते हो। राघव हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है। कुछ पल दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती हैं। राघव, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। यह सुनकर राघव कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। पसंद तो मैं भी आपको करता हूँ मैडम, लेकिन आप एक सीईओ की बेटी हो और मैं एक गांव का गरीब लड़का। तुम्हें कैसे पता कि मैं सीईओ की बेटी हूँ? अरे एक दिन मैंने आपको अपने पापा से बात करते हुए सुन लिया था।
मुझे अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं है राघव, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। प्यार तो मैं भी आपसे करता हूँ। तो चलो मुझे अपना गांव घुमाने लेकर चलो, मेरा भी मूड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। उस मुकुल के बच्चे ने मेरा पूरा दिमाग खराब कर दिया है। कुछ घंटों बाद दोनों गांव पहुंच जाते हैं। चारों तरफ हरे भरे खेत दिखाई दे रहे होते हैं। खेतों के बीच ईंटों का छोटा सा घर बना होता है। घर के बाहर चटाई बिछी हुई होती है। कमला देवी खेतों से ताजी सब्जियां तोड़कर लाई होती हैं। सबको खाना खिला रही थी। अरे बेटा, ये कौन है? मम्मी, ये मेरी दोस्त नेहा है। नमस्ते आंटी, खुश रहो बेटी, आओ हमारे साथ खाना खाओ। नेहा पहली बार जमीन पर चटाई पर बैठकर खाना खा रही होती है। कमला देवी अपने हाथों से उसे सब्जी और रोटी परोसती है। बेटा और सब्जी ले लो, आंटी इतना प्यार तो मुझे कभी नहीं मिला। नेहा को पूरा माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। उसे पहली बार किसी गरीब परिवार में इतना अपनापन महसूस होता है। कुछ दिनों बाद नेहा अपने घर में बात करती है। उसके पापा अपने ऑफिस के कागज देख रहे होते हैं। पापा, मुझे एक लड़का पसंद है, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। अच्छा, कौन सी बिजनेस फैमिली का है? क्या पोस्ट है उसकी? बता, मैं कल ही शादी की बात कर देता हूँ। पापा, वो हमारी कंपनी में काम करता है। अच्छा, कौन? राघव। कौन राघव? वही जो कंपनी में चाय और फाइलें पहुंचाता है? क्या कहा तुमने? वो सिर हिलाती है। अगले ही पल वो नेहा को जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती है? अरे उसका और हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मैंने तुझे इतनी आजादी दी और तूने प्यार किया तो एक 2 कौड़ी के लड़के से। पापा, मैं उसी से शादी करूंगी। कभी नहीं। नेहा रोते हुए अपने कमरे में जाती है और वो अपना बैग पैक करती है और नीचे आ जाती है। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राघव से। वो घर से बाहर निकलने लगती है। जा रही हो तो चली जाओ, लेकिन याद रखना, आज के बाद हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अगर आप मेरे प्यार में मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं आपके प्यार का वैसे भी क्या ही करूंगी। इतना कहकर नेहा घर छोड़ देती है। गांव के मंदिर में राघव उसका इंतजार कर रहा होता है। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मम्मी पापा मान गए? नहीं, वो नहीं माने, मैं उन्हें छोड़कर आ गई हूँ। अरे कोई बात नहीं, एक ना एक दिन हम उन्हें मना ही लेंगे। दोनों भगवान के सामने एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं और मंदिर में शादी कर लेते हैं। शाम को नेहा पहली बार राघव के घर पहुंचती है। कमला देवी दरवाजे पर आरती की थाली लेकर खड़ी होती हैं। घर में स्वागत है बहू। बड़े प्यार से नेहा का गृह प्रवेश कराया जाता है। पूरा घर खुशियों से भर जाता है। अगली सुबह नेहा घर के बाहर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही होती है। चारों तरफ हरे भरे खेत दिखाई दे रहे होते हैं। खेतों में सबसे ज्यादा पंपकिन यानी कद्दू थे जो कि खराब थे और चूल्हा बार बार बुझ रहा था। यहाँ रोज का यही हाल है बहू, इतनी तेज हवा चलती है कि चूल्हा जल्दी जलता ही नहीं है। कोई बात नहीं मम्मी, इसका भी कुछ न कुछ जुगाड़ निकाल ही लेंगे। दोपहर को नेहा खेतों में खाद डाल रही होती है। उसकी नजर बड़े बड़े कद्दुओं पर पड़ती है जो कि खराब थे। एक कद्दू को हाथ में लेकर देखने लगती है। फिर उसकी नजर दूर रखे मिट्टी के चूल्हे पर जाती है जो हवा से फिर बुझ चुका होता है। अगर हवा चूल्हे तक पहुंच ही नहीं पाए तो? अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। क्यों ना मैं इस पंपकिन को अंदर से खाली करके इसके अंदर ही अपना एक चूल्हा बना दूं? चारों तरफ से ढका भी रहेगा और हवा भी नहीं आएगी। नेहा की आंखों में चमक आ जाती है। उसके दिमाग में एक अनोखा आइडिया जन्म ले चुका होता है। अगले दिन सुबह सुबह नेहा खेत में लगे सबसे बड़े पंपकिन को तोड़कर घर के बाहर ले आती है। कमला देवी और मोहन जी हैरानी से उसे देख रहे होते हैं। बहू, इतना बड़ा कद्दू क्यों उठा लाई? मम्मी जी बस 5 मिनट रुकिए, आपको एक कमाल दिखाती हूँ। नेहा एक बड़ा चाकू लेकर कद्दू का ऊपरी हिस्सा काटती है और फिर उसके अंदर का सारा गूदा और बीज निकालकर बाहर रख देती है। उसके बाद वो मिट्टी गोबर से लेपकर कद्दू जैसा आकार का चूल्हा बना देती है और गोल छेद बना देती है ताकि उसमें लकड़ियां डाली जा सके। अरे बहू, तू कद्दू से आखिर क्या करना चाहती है? बस देखते जाइए पापा जी। नेहा कद्दू के अंदर सूखी लकड़ियां भर देती है। फिर आग लगाकर उसके ऊपर कढ़ाई रख देती है। कुछ ही मिनटों में आग तेजी से जलने लगती है। अरे इस बार तो हवा से आग बुझ ही नहीं रही है। तेज हवा चल रही होती है लेकिन कद्दू चारों तरफ से आग को ढके हुए होता है, इसलिए चूल्हा आराम से जलता रहता है। देखा मम्मी जी, अब हवा चाहे जितनी चले चूल्हा नहीं बुझेगा। इतने सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, हमें तो ये आइडिया कभी नहीं आया। नेहा खेतों से ताजी लौकी, टमाटर और हरी मिर्च तोड़कर लाती है और आराम से खाना बनाती है। दोपहर को सभी लोग घर के बाहर चटाई बिछाकर खाना खा रहे होते हैं। अरे मम्मी, नेहा ने हमारे साथ बहुत जल्दी एडजस्ट कर लिया, हमें भी उसका पूरा ध्यान रखना है। बेटा, नेहा जैसी लड़की तो हमें जीवन भर भी नहीं मिल सकती थी, जिसने अपना इतना बड़ा परिवार छोड़कर हम जैसे गरीबों को अपनाया।
भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। मम्मी जी ऐसी बातें मत करिए। अमीर और गरीब तो इंसानों के बनाए हुए शब्द हैं। असली पहचान तो इंसान के दिल से होती है। यह सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। समय बीतने लगता है। नेहा रोज अपने पंपकिन वाले चूल्हे पर खाना बनाती है, खेतों से सब्जियां तोड़कर लाती है। पूरा परिवार मिलकर खेती बाड़ी करता है। दूसरी तरफ राघव पुरानी कंपनी छोड़ चुका होता है और अब दूसरी कंपनी में चाय पहुंचाने का काम कर रहा होता है। एक दिन गांव में एक 18 साल का लड़का इधर उधर भटक रहा होता है। उसके कपड़े धूल से भरे होते हैं और आंखों में आंसू होते हैं। मेरी मम्मी यहाँ आई है क्या? किसी ने मेरी मम्मी को देखा है क्या? वो हर घर पर जाकर यही सवाल पूछ रहा होता है। कुछ देर के बाद वो नेहा के घर पहुंच जाता है। मेरी मम्मी यहाँ पर आई है क्या? बेटा पहले बैठो, बताओ क्या हुआ? यहाँ एक बस रुकी थी, मैं और मेरी मम्मी टूर पर आए थे। मम्मी सामान लेने नीचे उतरी और मैं आइसक्रीम लेने चला गया। अब बस भी नहीं मिल रही है। ये कहते कहते विक्रम फूट फूट कर रोने लगता है। बेटा तुम्हारी मम्मी का फोन नंबर है? नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, पहले खाना खा लो। नेहा उसके लिए खाना लेकर आती है। विक्रम कई दिनों के भूखे बच्चे की तरह जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। दिन बीतते जाते हैं लेकिन विक्रम की मां का कोई पता नहीं चलता। धीरे धीरे वो परिवार के साथ घुल मिल जाता है। एक दिन सभी लोग साथ बैठे होते हैं। विक्रम अब से तुम हमारे परिवार के सदस्य हो। सच? हाँ राघव, तुम्हारे भैया हैं, मैं तुम्हारी भाभी हूँ और ये तुम्हारे मम्मी पापा। और अब इस घर से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। विक्रम खुशी से नेहा को गले लगा लेता है। ठीक है भाभी। इसके बाद विक्रम खेती में हाथ बटाने लगता है, राघव की मदद करता है और पूरे परिवार का प्यारा सदस्य बन जाता है। लेकिन एक दिन अचानक उनकी जिंदगी में नई परेशानी आ जाती है। दोपहर के समय एक ठेकेदार कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचता है। अरे मोहन जी, अब मैं जमीन का मालिक नहीं हूँ। अपना सामान पैक कर लीजिए और यहाँ से चले जाइए। अरे भैया कहाँ जाऊंगा मैं? कम से कम 1-2 दिन पहले तो बता देते। अरे शाम को यहाँ नया डीलर आने वाला है, इसलिए शाम तक सब खाली कर देना। पूरा परिवार एक दूसरे का मुंह देखने लगता है। चलो जो सामान है वो समेट लेते हैं। क्या हमें सच में यहाँ से जाना पड़ेगा? बेटा मजबूरी है। सभी लोग अपना सामान बांधने लगते हैं। क्या आगे नेहा का परिवार अपनी मेहनत और एकता के दम पर और भी आगे बढ़ पाएगा या फिर नई मुश्किलें उनके सामने खड़ी होंगी? नेहा भी घर का सामान समेट रही होती है, तभी उसकी नजर अपने पंपकिन वाली चूल्हे पर पड़ती है। इसे तो मैं साथ लेकर जाऊंगी। बाहू, अब ये भी हमारे परिवार का सदस्य बन गया है। कम से कम जहाँ भी जाएंगे चूल्हे की समस्या तो नहीं होगी। शाम तक पूरा परिवार अपना सामान लेकर वहां से निकल जाता है। काफी दूर चलने के बाद सभी लोग एक शांत नदी के किनारे पहुंचते हैं। सामने बहता हुआ साफ पानी, चारों तरफ हरियाली और खुला आसमान दिखाई दे रहा होता है। आज रात यहीं रुकना पड़ेगा। भाभी, ये हमारा घर कहाँ होगा? नेहा नदी के किनारे अपनी पंपकिन वाला चूल्हा रखती है और दूर बहते पानी को देखने लगती है। शाम को सूरज धीरे धीरे डूब रहा होता है। मोहन जी, कमला देवी, राघव, नेहा और विक्रम अपना सामान लेकर खड़े होते हैं। चारों तरफ खुला मैदान और बहती हुई नदी दिखाई दे रही होती है। अब तो हमें यहीं नदी किनारे कोई जुगाड़ करना होगा। अभी हमारे पास कोई दूसरा सहारा नहीं है। सही कह रही हो, फिलहाल यहीं रहने का इंतजाम कर लेते हैं। सभी लोग मिलकर लकड़ियों, पुराने कपड़ों और तिरपाल की मदद से छोटा सा टेंट बना लेते हैं। कुछ ही देर में उनका छोटा सा घर तैयार हो जाता है। रात होने लगती है। नेहा अपने पंपकिन वाली चूल्हा पर खाना बनाने लगती है। दूसरी तरफ राघव और विक्रम पास के खेत से कुछ सब्जियां लेकर आते हैं। भाभी, आज तो ताजी लौकी और टमाटर मिले हैं। बहुत बढ़िया, आज स्वादिष्ट सब्जी भी बनेगी। कुछ देर बाद सभी लोग जमीन पर बैठकर साथ में खाना खा रहे होते हैं। भाभी, जब आप इतनी क्रिएटिव हो कि पंपकिन का चूल्हा बना दिया, तो क्यों ना नदी किनारे भी कोई नदी से मिलता जुलता चूल्हा बना दो। अरे अच्छा, ताकि तुम्हें भी पता चले कि तुम्हारी भाभी का टैलेंट कितना बड़ा है। क्यों ना फूल पत्ते वाला चूल्हा बनाओ। तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो क्या? हाँ भाभी। अगली सुबह नेहा काम में लग जाती है। वो मिट्टी, सूखी घास, फूलों की पंखुड़ियां और पत्तियां इकट्ठा करती है। घंटों मेहनत के बाद वो एक सुंदर फूलों की आकृति वाला चूल्हा तैयार कर देती है। देखो कैसा लग रहा है। सभी लोग चूल्हे को देखकर हैरान रह जाते हैं। वाह भाभी। अरे बेटा, तू तो बहुत बड़ी कलाकार निकली। कितना सुंदर चूल्हा बनाया है। अब तो फूलों वाला चूल्हा बन गया। अब खाने में भी फूलों की खुशबू आएगी। सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं।
अच्छा, ऐसे थोड़ी होता है। नदी से थोड़ी दूर एक गांव होता है, वहां कुछ खेत भी होते हैं। नेहा कभी कभी वहां से थोड़ी सब्जियां ले आती है और परिवार के लिए खाना बनाती है। लेकिन एक दिन नेहा खेत में टमाटर तोड़ रही होती है कि तभी एक औरत उसे देख लेती है। ए लड़की, तो फिर आ गई? रोज हमारे खेतों से सब्जियां तोड़ कर ले जाती है। आंटी जी, हम पास में ही रहते हैं, अभी हमारा कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए थोड़ी सब्जियां ले जाती हूँ। फ्री की सब्जियां कि तेरे बाप ने लगाई है यहाँ? ये सुनते ही नेहा का चेहरा उतर जाता है। मेरे बाप पर जाने की जरूरत नहीं है, समझी? और अपनी ये 2 रुपयों की सब्जी अपने पास ही रखो। नेहा गुस्से में वहां से वापस लौट आती है। उसके बाद नेहा और विक्रम जंगल से फल, जंगली सब्जियां और खाने लायक चीजें इकट्ठा करने लगते हैं। एक दिन शाम को सभी लोग नदी किनारे बैठे होते हैं। बेटा, हमारे घर में आकर तू भी कितनी परेशान हो गई है ना? कहाँ तू अपने आलीशान घर में रहती थी और यहाँ हमारे साथ दर दर भटक रही है। कमला देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मम्मी, अब यही मेरा घर है, यहाँ सुख हो या दुख सब मेरा है। जहाँ आप लोग रहेंगे वहीं मैं रहूंगी। वाकई तू हमारे घर की लक्ष्मी है बेटा। नदी के दूसरी तरफ कुछ मछुआरे रोज बड़े बड़े जाल डालकर मछलियां पकड़ते हैं, लेकिन उन्हें एक समस्या हो रही होती है। नेहा के परिवार के टेंट से निकलने वाला धुआं और आसपास का कचरा नदी तक पहुंच जाता है, जिससे मछलियां दूसरी तरफ भागने लगती हैं। अरे जब से ये लोग आए हैं हमारे जाल में आधी मछलियां भी नहीं फंस रही हैं। अरे इनसे बात करनी पड़ेगी। अगले दिन कई मछुआरे एक साथ उनके टेंट के पास पहुंच जाते हैं। भैया, आप लोग एकदम से हमारे घर के अंदर क्यों आ रहे हो? थोड़ा पीछे होकर बात करो। अरे तुम्हारे इस घर की वजह से हमारी सारी मछलियां भाग जाती हैं। इससे क्या मतलब है आपका? अरे तुमने नदी किनारे घर बना लिया और तुम कचरा भी इसमें ही डाल देते हो, जिसके कारण मछलियां भाग गई हैं। अरे भाई जाओ यहाँ से, कहीं और जाकर अपना ठिकाना बनाओ। बात धीरे धीरे झगड़े में बदल जाती है। मछुआरे गुस्से में उनके टेंट तोड़ने लगते हैं। भाभी, हमारा टेंट तोड़ रहे हैं। अरे बेटा, लड़ाई मत करो, सामान उठा लो। कुछ ही मिनटों में उनका घर फिर उजड़ जाता है। मजबूरी में पूरा परिवार अपना सामान समेटने लगता है। नेहा अपने दोनों खास चूल्हों को संभाल कर उठाती है, एक हाथ में पम्पकिन वाला चूल्हा और दूसरे हाथ में फूलों वाला चूल्हा। भाभी, बाकी सामान छूट जाए लेकिन आपके चूल्हे नहीं छूटने चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये भी तो हमारे परिवार के सदस्य हैं। सभी लोग अपना सामान लेकर आगे बढ़ जाते हैं। काफी देर चलने के बाद वे एक घने जंगल में पहुंचते हैं। वहां हरियाली तो होती है, लेकिन कुछ जगहों पर बड़े बड़े पेड़ कटे हुए दिखाई देते हैं। यहाँ तो लगता है कोई पेड़ काट कर गया है। हाँ, और काफी बड़े स्तर पर। जंगल के अंदर शाम का समय होता है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और हरियाली फैली हुई होती है। एक तरफ बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ कटा हुआ पड़ा होता है। नेहा अपने दोनों खास चूल्हे, पंपकिन वाला और फूलों वाला, उठाकर उसी कटे हुए बरगद के पास रख देती है। बहू, लगता है अब जहाँ तू जाती है तेरे चूल्हे भी वहीं पहुँच जाते हैं। मम्मी जी, ये भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है। तभी नेहा की नजर कटे हुए बरगद के मोटे तने पर पड़ती है। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अरे, जब यहाँ पर 2-2 चूल्हे हैं तो क्यों ना जंगल का थीम का एक नया चूल्हा भी बना दूं? ये एक और चूल्हा। दूसरी तरफ राघव और विक्रम जंगल में घूम घूम कर लकड़ियां इकट्ठा कर रहे होते हैं। दोनों मिलकर मजबूत शाखाएं काटते हैं और थोड़ी ही देर में पेड़ों के बीच एक छोटा सा वुड हाउस तैयार करने लगते हैं। अरे विक्रम, अगर मेहनत करते रहेंगे तो यहाँ भी अच्छा घर बन जाएगा। हाँ भैया। उधर नेहा बरगद के कटे हुए तने के बीच में एक बड़ा सा छेद बना देती है, फिर उसके अंदर सूखी लकड़ियां भर देती है। राघव, मुझे थोड़ी और लकड़ियां चाहिए। ले लो। वैसे भी तुम्हारी कलाकारी का किसी को कुछ पता नहीं होता, तुम पता नहीं क्या देखकर क्या बना देती हो। नेहा लकड़ियां अंदर डालती है और आग जला देती है। कुछ ही देर में बरगद का तना एक शानदार चूल्हे में बदल जाता है। ऊपर आसानी से कढ़ाई रखने की जगह भी बन जाती है। अब तीनों चूल्हे एक लाइन में रखे हुए होते हैं। पहला पंपकिन वाला चूल्हा, दूसरा फूलों वाला चूल्हा और तीसरा बरगद की लकड़ी से बना जंगल थीम वाला चूल्हा। पूरा परिवार उन्हें देखकर हैरान रह जाता है। अरे वाह भाभी, आपने तो चूल्हों का पूरा कलेक्शन ही बना दिया। अरे मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसे चूल्हे कभी नहीं देखे। हमारी बहू तो बहुत ही बड़ी कलाकार निकली। भाभी तो घर की इंजीनियर निकली। सभी लोग हंसने लगते हैं। अरे मैं तो अपनी बीवी को पाकर बहुत खुश हूँ। अच्छा बस करो आप लोग। अगले दिन राघव, नेहा और विक्रम जंगल में खाने के लिए फल, जामुन और कुछ जंगली सब्जियां ढूंढने निकलते हैं। भाभी, यहाँ तो बहुत सारे जामुन लगे हुए हैं, ध्यान से गिर मत जाना। अब तो मैं जंगल का एक्सपर्ट बन गया हूँ। अरे हाँ, बस काम कम और बातें ज्यादा करता है।
तीनों रास्ते भर हंसी मजाक करते रहते हैं। शाम को सभी लोग वापस अपने वुड हाउस के पास पहुंचते हैं। नेहा तीनों चूल्हों पर अलग अलग चीजें बनाना शुरू कर देती है। पंपकिन वाली चूल्हे पर सब्जी बन रही होती है, फूलों वाली चूल्हे पर रोटियां सिक रही होती हैं और बरगद वाले नए चूल्हे पर मीठी खीर पक रही होती है। खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है। बहू, आज तो पूरा जंगल महक रहा है। अरे लगता है जंगल के जानवर भी खाने पर आने वाले हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोग नीचे चटाई बिछाकर बैठ जाते हैं। चारों तरफ हरियाली होती है। ऊपर पेड़ों की शाखाओं से छनकर चांदनी आ रही होती है और उन्होंने फोन की टॉर्च जला रखी होती है। वाह, ये तो सच में किसी ड्रीम जगह की तरह लग रहा है। चारों तरफ जंगल और हरियाली और बीच में हम सब साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। मुश्किलें तो हैं, लेकिन परिवार साथ हो तो सब आसान लगता है। और अब कल से हम यहाँ अपनी खेती भी शुरू करेंगे। हाँ सच। हाँ पापा जी, जंगल के इस खाली हिस्से में सब्जियां लगाएंगे, फिर किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान हमारी बहू पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। सभी लोग मुस्कुराते हुए खाना खाने लगते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जंगल में पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही होती है। वुड हाउस के सामने बने तीनों चूल्हों के पीछे खाली जमीन पड़ी होती है। राघव और विक्रम फावड़े लेकर मिट्टी खोद रहे होते हैं। विक्रम, अगर हम इस जमीन को तैयार कर लें तो अपनी सब्जियां खुद उगा सकेंगे। हाँ भैया। नेहा भी उनके साथ काम कर रही होती है। वो बीजों की थैली लेकर खड़ी होती है और दोनों की बीज पकड़ाती जाती है। यहाँ लौकी डाल दो और इस तरफ टमाटर। सभी लोग मिलकर जमीन में बीज डालते हैं, खाद मिलाते हैं और पानी भी देते हैं। समय तेजी से बीतता है। कुछ महीनों बाद वो जमीन हरी भरी सब्जियों से भर जाती है। टमाटर, लौकी, कद्दू, बैंगन और हरी मिर्च की फसल लहला रही होती है। उसी दौरान एक और खुशखबरी पूरे परिवार को मिलती है। अरे मैं दादी बनने वाली हूँ। सच में बहू? जी पापा जी। यह सुनकर पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। बेटा, अब तुझे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दे। कोई बात नहीं मम्मी जी, ऐसे समय में भी थोड़ा काम करना चाहिए, शरीर अच्छा रहता है। ठीक है, लेकिन मैं तेरे साथ काम करूंगी और तू मुझे मना नहीं करेगी। ठीक है मम्मी जी। अब कमला देवी और नेहा साथ मिलकर खेती का काम करती हैं। पीछे हरी भरी फसल लहरा रही होती है। वुड हाउस के बाहर उन्होंने छोटे से सोलर सिस्टम और बैटरी का इंतजाम कर लिया होता है, जिससे एक पंखा चलने लगता है। शाम को पूरा परिवार पंखे के नीचे बैठा होता है। तीनों चूल्हों पर ताजा खाना बन रहा होता है। पंपकिन वाले चूल्हे पर सब्जी, फूलों वाले चूल्हे पर रोटियां, बरगद वाले चूल्हे पर खीर। भाभी, अब तो हमारा जंगल वाला घर किसी रिजॉर्ट से कम नहीं लगता। अरे बस रिसोर्ट में इतना प्यार नहीं मिलता। सभी लोग हंसते हुए साथ खाना खाने लगते हैं। अगले दिन से नेहा अपने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू करती है। कैमरा सबसे पहले उनकी खेती पर जाता है। देखिए दोस्तों, ये हमारी अपनी सब्जियों की खेती है। फिर वो अपने तीनों चूल्हे दिखाती है। और ये है मेरे 3 स्पेशल चूल्हे। पहला पंपकिन वाला, दूसरा फूलों वाला और तीसरा बरगद के पेड़ से बना जंगल थीम चूल्हा। फिर वो वुड हाउस भी दिखाती है। और ये हमारा छोटा सा वुड हाउस है जहाँ हम सब रहते हैं। धीरे धीरे उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को पसंद आने लगती हैं। हजारों लोग उसे फॉलो करने लगते हैं। वीडियो के नीचे ढेर सारे कमेंट्स आने लगते हैं। वाह, हरे भरे खेतों के बीच 3-3 अलग अलग चूल्हे कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसे चूल्हे बनाने के लिए बहुत दिमाग चाहिए। आपकी लाइफ कितनी सुंदर और प्राकृतिक लगती है। नेहा हर कमेंट का जवाब देती है। हमने जंगल में अपना रास्ता खुद बनाया है और अब जंगल ही हमारा घर बन गया है। कुछ ही हफ्तों में उसकी वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। सबसे ज्यादा चर्चा उसके 3 अनोखे चूल्हों की होने लगती है। एक दिन शहर के कुछ लोग उसके घर पहुंचते हैं। देखिए मैडम, हमने आपकी वीडियो देखी थी, हमें आपके ये चूल्हे बहुत पसंद आए। जी? हम दुनिया की अनोखी चीजों को संग्रह करने वाली एक कंपनी से हैं। हम आपके ये चूल्हे खरीदना चाहते हैं। भैया, ये चूल्हे मैंने अपने घर के लिए बनाए थे, ये बिकाऊ नहीं है। जितने पैसे चाहो ले लो। हमारी गरीबी में इन्हीं चीजों ने हमारा साथ दिया है। इन्हीं की वजह से हम कभी भूखे नहीं सोए। मैं इन्हें नहीं बेच सकती, चाहे आप कितने भी पैसे दे दो। ठीक है, अगर चूल्हे नहीं बेच सकती तो मेरे पास एक और प्रस्ताव है। कैसा प्रस्ताव? हमारी कंपनी को ऐसे ही यूनिक और रचनात्मक डिजाइनों की जरूरत है। हमें आप जैसे टैलेंटेड लोगों की तलाश रहती है। क्या आप हमारे लिए काम करेंगी? मतलब नौकरी? जी हाँ, और अच्छी सैलरी के साथ। कुछ दिनों के बाद नेहा उस कंपनी के लिए काम करना शुरू कर देती है। अब वो अलग अलग रचनात्मक डिजाइनों पर काम करने लगती है, लेकिन उसकी जिंदगी नहीं बदलती। शाम को वो शहर के वापस जंगल में अपने परिवार के पास लौट आती हैं। वो अपने तीनों चूल्हों पर खाना बनाती है। पूरा परिवार पंखे के नीचे बैठकर खाना खाता है। नेहा, अब तो तुम बड़ी डिजाइनर बन गई हो। लेकिन हमारी भाभी आज भी वही 3 चूल्हों वाली भाभी है।
और हमेशा रहूंगी। तीनों चूल्हों की आग जल रही होती है, खेतों में सब्जियां लहरा रही होती हैं, समय बीतता जा रहा होता है। नेहा की वीडियो अब लाखों लोगों तक पहुंच चुकी होती है। उसके तीनों अनोखे चूल्हे, जंगल का वुड हाउस और उसकी खेती लोगों को बहुत पसंद आ रही होती है। हर नई वीडियो वायरल हो रही होती है। एक दिन नेहा की एक वीडियो उसकी मां के फोन पर आ जाती है। वीडियो में नेहा अपने खेत दिखा रही होती है। उसका पेट अब थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होता है क्योंकि वो अब मां बनने वाली होती है। उसने साधारण और थोड़ी पुरानी साड़ी पहन रखी होती है। देखिए दोस्तों, ये हमारी खेती है और ये मेरे 3 स्पेशल चूल्हे। इसी जंगल ने हमें रहने की जगह दी और अब यही हमारा घर है। वीडियो देखते देखते नेहा की मां की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी बेटी ने आज तक एक कपड़ा दूसरी बार नहीं पहना था और आज देखो वो दूसरे परिवार के लिए कैसे फटी हुई साड़ी पहनकर रह रही है। शाम को नेहा के पिता घर आते हैं। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा होता है। देखिए आपकी बेटी की वीडियो। फोन में नेहा की वीडियो चलने लगती है। इसे मेरी नजरों के सामने से हटा दो। जब वो हमें छोड़कर चली गई तो अब हमारा उससे क्या लेना देना। लेकिन है तो ये हमारी ही बेटी। अगर हम उसका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। माना उसने गलती की, लेकिन वो हमारी इकलौती बेटी है। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, किसके लिए? उसी के लिए तो ना। तो तुम क्या चाहती हो? चलो ना, उससे मिलने चलते हैं, उसे माफ कर देते हैं, कुछ मदद कर देंगे। मुझसे अपनी बेटी की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही। अगले दिन दोनों गाड़ी में बैठकर निकल पड़ते हैं। मोबाइल में लोकेशन डालते हैं लेकिन रास्ता बार बार भटक जाते हैं। इसका घर है कहाँ? कोई सही लोकेशन ही नहीं मिल रही है। लोकेशन तो जंगल के अंदर दिखा रही है। चलो गाड़ी यहीं खड़ी करते हैं, आगे पैदल ही जाना पड़ेगा। काफी देर जंगल में चलने के बाद दोनों एक खुली जगह पहुंचते हैं। वहां एक सुंदर वुड हाउस बना होता है। पास में हरी भरी खेती लहरा रही होती है। तीनों चूल्हे लाइन से रखे हुए होते हैं। पूरा परिवार चटाई पर बैठकर खाना खा रहा होता है। अपनी बेटी को मुस्कुराते हुए देखकर दोनों की आंखें भर आती हैं। उसी समय नेहा की नजर अपने माता पिता पर पड़ती है। मम्मी पापा, आप लोग मुझसे मिलने आए हो? हाँ बेटा, लेकिन तू यहाँ रह रही है, हमें तो तेरा घर ही नहीं मिल रहा था। मम्मी, घर दीवारों से नहीं बनता, घर इंसानों से बनता है और यही मेरा पूरा परिवार है। ये सुनकर कमला देवी और मोहन जी भी उनके पास आ जाते हैं। भाई साहब, हमें माफ कर दीजिए। हमारे बेटे की वजह से आपकी बेटी आपको छोड़कर यहाँ आ गई। अरे इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप भी माँ बाप हैं और हम भी। बच्चों को प्यार हो गया और उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया। कुछ देर बाद नेहा के पिता अपनी जेब से एक चेक निकालते हैं। उस चेक पर 1 करोड़ लिखा होता है। बेटा, तू माँ बनने वाली है। अब तेरी ऐसी हालत नहीं देखी जाती। ये पैसे रख ले और शहर में एक अच्छा घर खरीद दे। पापा, मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो एक काम कर दीजिए। क्या? ये जो जंगल की जमीन है, इसे हमारे नाम करवा दीजिए ताकि अब कोई हमें यहाँ से निकाल ना सके। यही हमारा परमानेंट घर बन जाए। नेहा के पिता कुछ पल सोचते हैं और फिर ठीक है बेटा, ये काम मैं जरूर करूंगा। अगले दिन वो दोबारा जंगल में आते हैं। इस बार उनके हाथ में कुछ कागजात होते हैं। बेटा, जो काम तूने कहा था वो हो गया। अब ये पूरी जमीन तुम्हारे नाम है। नेहा खुशी से कागज देखती है और अपने माता पिता के गले लग जाती है। थैंक यू सो मच पापा। थैंक यू मम्मी। खुश रहो बेटा। अब वो जंगल हमेशा के लिए उनका घर बन जाता है। वहां उनकी खेती और भी बड़ी हो जाती है। वुड हाउस मजबूत बन जाता है। तीनों चूल्हे आज भी वहीं जलते हैं। राघव, नेहा, विक्रम, कमला देवी और मोहन जी मिलकर खुशी खुशी रहते हैं। नेहा अपनी नौकरी भी करती है, वीडियो भी बनाती है और अपने परिवार के साथ हर शाम खाना भी खाती है। धीरे धीरे उनका संघर्ष सफलता की कहानी बन जाता है। क्या नेहा का फैसला सही था कि उसने अपने अमीर परिवार की सुख सुविधाओं को छोड़कर प्यार और अपनापन देने वाले परिवार को चुना? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।